क्विक रिवीजन के शो में आज हम लोग देखने वाले हैं अशोक के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और एडुकेटिव में कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य परिचय। अशोक कौन था? तो अशोक मौर्य वंश में एक राजा था। मौर्य वंश कब से कब तक चला? तो 322 से लेकर 185। 322 से लेकर 185। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार नाम था। सबसे पहले कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। तो ये चीज क्रम याद रखिएगा, कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है। इनकी माता का क्या नाम था? तो सुभद्रांगी नाम था। माता कौन थी इनकी? सुभद्रांगी थी। पत्नी देखिए, इनमें कभी कभी 4-5 पत्नियों का उल्लेख होता है, तो ओवरऑल एक पत्नी का नाम आप याद रखिएगा, कारुवाकी। तो कारुवाकी का नाम याद रखिएगा क्योंकि जो शिलालेख है उसमें इनका नाम मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी पूछा कभी जाता नहीं है। राज्याभिषेक की बात करें तो 269 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठते हैं। राज्यपाल ये पद इनको मिला था, कब मिला था? तो राजा बनने से पहले अशोक उज्जैन और तक्षशिला के राज्यपाल थे। ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि राजा बनने से पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे। तो उज्जैन या तो ऑप्शन होगा, अवंती कहते थे उस समय, और तक्षशिला। अब प्रमुख उपाधियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है वही चीज हम देखेंगे, क्योंकि बहुत अशोक पे तो किताब लिखेगी, क्या आप उतना पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। प्रमुख उपाधियां, इनको देव नाम प्रिय भी कहा जाता है। देव नाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी। कभी कभी नाम ये भी आप सुने होंगे, देव नाम प्रियदर्शी, एक साथ बोला जाता है। तो प्रियदर्शी का मतलब होता है जो देखने में प्रिय लगे, यानी देखने में जो सुंदर, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्रियदर्शी बोलेंगे। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, जब मूर्ति में इतना सुंदर बनाया गया है तो नॉर्मल में कितना सुंदर होंगे। देखिए, मैं कुछ भी यहाँ पर इमेज लगाया हूं ताकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, क्योंकि विजुअल चीजें सबसे ज्यादा याद होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा। मूल नाम क्या था? अशोक था। अशोक का वास्तविक नाम केवल मास्की और गुर्जरा 2 अभिलेखों में मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, किस अभिलेख में? तो एक मास्की और एक गुर्जरा, याद रखिएगा। यहां पर देखिए अशोक लिखा है। पुराणों में उन्हें क्या कहा गया है? तो पुराणों में उनको अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में उनको अशोक वर्धन कहा गया है। धर्म और बौद्ध धर्म की बात करें, यानी धार्मिकता की अगर बात करें, तो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो उपगुप्त से ली थी। किससे? उपगुप्त। गुरु का नाम इनके है, याद रखिएगा, पूछा भी जाता है। इन्हीं के समय में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित होती है। कहाँ आयोजित होती है? तो पाटलिपुत्रा में आयोजित होती है, 250 में। कब? 250 में। अध्यक्ष कौन था? तो मोगली पुत्तिस, याद रखिएगा, अध्यक्ष मोगली पुत्तिस गोसाल थे। देखिए, 4 बौद्ध संगीति बौद्ध में होती है, RVPK AKAK। तो अशोक का, सॉरी, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। यहाँ पे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो याद रखिएगा RVPK AKAK। अब इन्होंने देखिए धर्म का जो प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री का नाम उनका क्या था? संघमित्रा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहां पर भेजा था? तो धर्म के प्रचार के लिए ये दोनों कहां जा रहे हैं? श्रीलंका में जा रहे हैं। उस समय इसको क्या कहते थे? सिलोन कहते थे, याद रखिएगा। तो अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा? सिलोन भेजा। कलिंग युद्ध की चर्चा बहुत बार हुई है। तो 261 में क्या होता है? कलिंग युद्ध होता है। यानी राज्याभिषेक कब होता है? 269 में, 269 BC, ईसा पूर्व। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध होता है। बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं, अशोक विजयी होते हैं। उसके बाद इनके युद्ध के कुछ ही समय बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और ये रक्तपात को देखकर इतना हृदय परिवर्तन होता है कि भेरी घोष जो था, यानी भेरी घोष का मतलब युद्ध नीति को त्याग कर धम्म घोष, यानी धर्म की नीति को अपना लेते हैं। धम्म का मतलब
धर्म होता है, तो धम्मघोष की नीति को अपना लेते हैं। ये जो कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख या शिलालेख में मिलती है, तो याद रखिएगा ये 13वें शिलालेख में मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 261 जो युद्ध की चर्चा है, कलिंग युद्ध की चर्चा है, किस में मिलती है, तो 13वें शिलालेख में मिलती है। अब बात आती है अशोक के अभिलेख के बारे में, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो अशोक भारत के पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से प्रजा को संबोधित किए। अब अभिलेख या देखिए पत्थर पे कोई चीज लिखा है तभी तो आज हम लोग पाए हैं, उसको पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो इतना लंबे समय तक केवल अब टेक्स्ट में कोई बुक में लिखा होगा तो बहुत सारी चीजें तो उसमें कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन ये जो चीजें पत्थर में लिखी हुई तो अभी तक उनको कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले खोजा कौन, तो 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने इन अभिलेखों को खोजा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो क्या जब वो खोजे थे तभी पढ़ लिए थे क्या क्या उसमें लिखा गया, तो बिल्कुल नहीं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिला अभिलेखों को या शिलालेखों को पढ़ा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप 1837, अब ध्यान से देखेंगे तो ये विजुअल आपके दिमाग में ऐड हो जाएगा। 1837 1750 में टी पैंथलर ने खोजा था। लिपियां की बात करी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी लिपि होती है जो प्रयोग की गई है इनके शिलालेख या अभिलेख में, तो ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी क्या है, भारत के शेष भागों में देखिए ब्राह्मी लिपि होती है। ये पूछे कि कैसे लिखा जाता है, तो ये बाएं से दाएं चलता है, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं बाएं से दाएं, जैसे देवनागरी लिपि होती है, तो उसी प्रकार ब्राह्मी भी थी, भारत में थी। खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिम भारत में, यानी दाएं से बाएं लिखा जाता है, जैसे उर्दू लिखा जाता है। तो ये कहां पर था, ये पाकिस्तान का, ये देख रहे होंगे मैप, तो इसलिए दिया गया क्योंकि उधर खरोष्ठी लिपि में प्रयोग किया जाता है। उर्दू भी देखे होंगे तो अब बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं लिखा जाता है, इस साइड से, यानी राइट टू लेफ्ट। आरमाइक और ग्रीक लिपि की बात करें तो ये कहां पर मिला, अफगानिस्तान वाले रीजन में, आरमाइक और ग्रीक। तो ये तीन लिपियों में पूरा चीजों को लिखा गया था। अब महत्वपूर्ण शिलालेख की बात करें तो रुम्मन देई एक अभिलेख है। कहां पर है, तो ये देखिए लुम्बिनी जो इलाका इसमें दिखाया गया है ये है नेपाल वाले रीजन में। तो रुम्मन देई अभिलेख क्या है, सबसे छोटा अभिलेख है। इसमें क्या कहा गया है कि अशोक की लुम्बिनी यात्रा और वहां कर को कम करने का वर्णन किया गया है। यानी आर्थिक जानकारी देने वाला एकमात्र अभिलेख कौन है, तो वो नेपाल का लुम्बिनी में जो है रुम्मन देई अभिलेख है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहां पर लुम्बिनी में आप सुने होंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। तो इसीलिए वो बौद्ध धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित थे, तो वहां पर कर को लेकर कर टैक्स कम कर दिए और बहुत सारी चीजों को वहां पर एक तरीके से उद्धार भी किए उस रीजन में। उसके बाद आता है कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख कहाँ पर है, तो आप देखे होंगे इलाहाबाद एक पड़ता है यूपी में, तो इलाहाबाद के जस्ट बगल में कौशाम्बी पड़ता है। तो इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। याद रखिएगा, रानी का अभिलेख किसको कहते हैं, कौशाम्बी अभिलेख को कहते हैं। सातवां शिलालेख में क्या है, तो सातवां शिलालेख में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि ये सबसे लंबा है। यहां पर देखिए इंची टेप बना है, सिर्फ ऐसे विजुअल याद करिए, ये इंची टेप कैसे है, 7 के आकार का बना है। तो सातवां जो शिलालेख है वो सबसे लंबा है। यहां से भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ क्या लिया गया है, सारनाथ स्तंभ जो है एक तरीके से अशोक स्तंभ है, कहां से लिया गया है, तो सारनाथ से लिया गया है। अब कुछ और महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। एक आता है 8वां शिलालेख। इसमें क्या है, तो इसमें देखिए पहले क्या थे, वो स्वीकार करने जाते थे, मनोरंजन करते थे, उस चीज को त्याग कर वो धम्म यात्रा करना शुरू कर दिए। तो कभी ये पूछे कि किस शिलालेख में लिखा गया है कि वो यानी बिहार यात्राओं को शुरू कर दिए, शिकार और इन सब चीजों को त्याग कर, तो वो है 8वां शिलालेख। बोध गया यात्रा का उल्लेख किसमें मिलता है, 8वां शिलालेख में। ये चीज कभी पूछा जाए कि उनका जो एक तरीके से मन परिवर्तन कब होता है, तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ही उन्होंने ये यात्राएं शुरू कर दी थी। 8वां शिलालेख में ऐसा बोला गया है कि जो राज्याभिषेक 269 में हुआ था, तो उसके 10वें वर्ष ही उन्होंने यात्राएं शुरू कर दी थी। कुछ और महत्वपूर्ण है,
जैसे पहला शिलालेख में क्या कहा गया है, तो पशु बलि की निंदा की गई है। उन्होंने बोला कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो यानी सबसे पहले हम लोग हिंसा की ही बात करते हैं कि हिंसा ना हो, तो पशु बलि की निंदा किसमें की गई, पहले में। दूसरे में क्या कहा गया है, चिकित्सा व्यवस्था, यानी मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है। और दक्षिण भारत में ये चोल, पांड्य और जो केरल पुत्र थे, चेर थे, इन तीनों का उल्लेख किस में मिलता है, दूसरे में मिलता है। तो आप याद रखेंगे 2 से 3, 3 का उल्लेख किस में मिलता है, 2 वाले शिलालेख में। 10वां शिलालेख में क्या है, तो राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे, ये 10वें शिलालेख में है। तो 8वां क्या है कि वो धम्म यात्राओं की चर्चा 8वें में है, पहले में पशु बलि की निंदा, दूसरे में क्या है चिकित्सा, 10वें में क्या है कि वो ये चीज बोल रहे हैं कि आप प्रजा के हित के बारे में सोचें। और 13वें में क्या है, कलिंग युद्ध की चर्चा। इतना याद रखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। फिर स्थापत्य कला की बात करें तो उन्होंने श्रीनगर की स्थापना की। ये कैसे पता चलता है, तो कल्हड़ की एक बुक है राज तरंगिणी, ये बहुत बार पूछा जाता है, कल्हड़ की कृत का क्या नाम है, उन्होंने कौन सी रचना की है, तो राज तरंगिणी लिखा है। उसी में ये बोला गया है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। उसके बाद सांची का स्तूप कहाँ पर इन्होंने स्थापना किया, एक तरीके से निर्माण करवाया, तो मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा स्तूप है। तो यहाँ पर देखेंगे गेट पर ये नक्काशीदार चीजें भी बनी हुई हैं, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में करके बताएंगे। तो अभी तक यहाँ तक बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार क्विक रीजन के लिए, और टेलीग्राम पे इसका एनोटेशन मिल जाएगा, वहां पर जाकर ले लीजिएगा रिवाइज करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।